हेलो एंड वेलकम अगेन। अपने चैप्टर से कंटिन्यूस करते हैं हम आज भी। तो हम बात कर रहे थे शीत युद्ध की। शीत युद्ध क्या है, उसका मीनिंग, अर्थ हमने जानने की कोशिश की और उसके कारण क्या रहे। ऐसा क्या उस समय तात्कालिक परिस्थितियां बनी जिसके कारण दो महाशक्तियों में शीत युद्ध शुरू हो गया। तो जब शुरू हो गया तो शीत युद्ध का विश्व राजनीति पर, या हम अगर ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या असर पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने क्या आकार शीत युद्ध के कारण रहा। फ्रेंड्स, आपको पता है शीत युद्ध, जो कोल्ड वार जिसको हम बोलते हैं, वो जो है 1945 के बाद, जो द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉर जो था, उसके बाद शुरू हुआ, जो कि लगभग 1991 तक चला। एक तरह से देखा जाए उसके बाद समाप्त हो गया था। तो जब शीत युद्ध के जो प्रभाव हैं उसके बारे में जानेंगे आज, इम्पैक्ट्स ऑफ कोल्ड वार। बात करते हैं। सबसे पहला जो प्रभाव सामने आया वह था विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। बाइपोलर वर्ल्ड बन गया। विश्व दो शक्तिशाली गुटों में विभक्त हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे ही अमेरिका अपनी पूंजीवादी नीति के सहारे और सोवियत संघ जो था वह अपनी साम्यवादी जो विचारधारा थी उसको विश्व में थोपने की चेष्टा में लगे हुए थे दोनों ही। और दोनों गुट, जो पूंजीवादी और साम्यवादी गुट थे, उन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए विश्व के अनेक देशों को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। फलस्वरूप विश्व के छोटे मोटे अनेक देश थे जो कि कहीं न कहीं एक गुट के साथ मिलते रहे। इस तरह से एक टाइम में विश्व पूर्ण रूप से दो गुटों में विभक्त हो गया। पूरा विश्व दो महाशक्तियों के पीछे चल के कहीं न कहीं एक दूसरे का शत्रु बन गया और अनेक छोटे मोटे भीषण युद्ध भी हुए और विश्व किसी भी समय तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने तक पहुंचने वाली स्थिति में आ गया था। हालांकि ये जो दो गुट बने या दो गुटों में विभाजित हुआ विश्व, इसके कारण बाद में कुछ नव स्वतंत्र जो देश थे, तीसरी दुनिया के देश, या जिसको हम बोलते, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अनेक छोटे मोटे देश जो आज़ाद हुए, उन्होंने तीसरे ऑप्शन का चुनाव भी किया जिसमें भारत सबसे आगे है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत भी इसी व्यवस्था के कारण हुई कि कुछ ऐसे वैश्विक देश थे जिन्होंने दोनों गुटों में शामिल होना स्वीकार न करके दोनों से एक समानांतर दूरी बनाने का डिसीजन लिया, निर्णय लिया। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन भी इसी का एक परिणाम था। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया शीत युद्ध का, वह था भय और आतंक का वातावरण। मैंने आपको बताया कि विश्व लगभग दो गुटों में विभक्त हो गया था। अनेक छोटे मोटे राष्ट्र दोनों ही गुटों में शामिल हो गए और वो सभी एक दूसरे के परस्पर शत्रु बन गए। साथ ही सैन्य गतिविधियों का इतना अधिक जमावड़ा हो गया, शस्त्रीकरण की होड़ हो गई और सैनिक प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई कि किसी भी समय युद्ध की आशंका के बादल मंडराने लगे। उस समय शीत युद्ध के काल में ऐसा लगता था कि कभी भी तीसरा विश्व युद्ध जो है वह शुरू हो सकता है और इसके कारण अनेक छोटे मोटे राष्ट्र सदैव अपनी स्वतंत्रता के लिए आशंकित रहते थे, आशंकित चिंतित रहते थे। तीसरा जो इसका इफेक्ट आया वो था सैन्य और क्षेत्रीय संगठनों की बहुलता। अब चूंकि विश्व दो संगठनों में शामिल हो ही गया था, विभक्त हो गया था, सॉरी, तो दोनों ही जो गुट थे वह अपनी ताकत और प्रभाव बढ़ाने के लिए अनेक राष्ट्रों के साथ मैत्री संधियां और सैनिक संधियां करने लगे। इसका परिणाम स्वरूप ये रहा कि स्थानीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर छोटे मोटे संगठनों की बहार आ गई। आपने सुना होगा सेंटो, नाटो, वारसाय, सेल्टो आदि ऐसे अनेक गुट बन गए और छोटे मोटे जितने भी राष्ट्र थे वह अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए इन गुटों में शामिल हुए। वहीं जो बड़ी शक्तियां थी, जो उन्होंने अपने प्रभाव को और ज़्यादा फैलाने के लिए, बड़ा करने के लिए बहुत से छोटे राष्ट्रों को ऐसे गुटों का सदस्य बनने को बाध्य भी किया।
इस तरह से ये जो संधियां थी या जो सैनिक गुट बने थे, इन्होंने युद्ध की उग्रता को तो बढ़ाया ही बढ़ाया, साथ ही निशस्त्रीकरण की सोच को की धार जो थी उसको कुंद कर दिया। नेक्स्ट जो प्रभाव हम पढ़ते हैं वह है परमाणु युद्ध का भय। जैसा कि आपको पता होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका द्वारा परमाणु बम का प्रयोग कर ही दिया गया था। उसके बाद शीत युद्ध काल में जो विश्व के अनेक दूसरा गुट था सोवियत संघ, उन्होंने भी परमाणु बम का निर्माण कर लिया था। फलस्वरूप विश्व की दोनों महाशक्तियां परमाणु बम से सुसज्जित हो गई थी, और परमाणु ताकत से सुसज्जित होने के कारण हर समय विश्व परमाणु बम के मुहाने पर बैठा रहता था। तो परमाणु युद्ध का भय किसी भी समय विश्व पर जो परमाणु युद्ध का संकट छाया रहता था। उसके बाद शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। हथियारों की होड़, शस्त्रीकरण की होड़ दोनों महाशक्तियों ने शुरू कर ही दी थी। दोनों अपना अपना शक्ति और प्रभाव बढ़ाते थे, इसलिए उन्होंने हर तरीके के हथियार, नए और हर ज़्यादा खतरनाक विध्वंसात्मक हथियारों का विकास किया। साथ ही अपने से जो छोटे, अपने गुट के जो छोटे देश थे, उनको भी हथियारों से लैस कर दिया। यानी छोटे छोटे देश भी शस्त्रीकरण की होड़ में आ गए। इससे विश्व शांति को और निशस्त्रीकरण की योजनाओं को बहुत ही नुकसान पहुंचा। देन संयुक्त राष्ट्र संघ का वास। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो प्रभाव है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसमें कहीं न कहीं कमी आई। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एक गरिमा थी विश्व में शांति स्थापित करने में, उसका जो एक रोल था, उस रोल में उसके रोल को कहीं ना कहीं कम कर दिया गया, क्योंकि उसके जो सदस्य देश थे, छोटी मोटी महाशक्तियों ने अपनी ताकत का, अपने प्रभाव के दिखावे का अखाड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ को बना दिया, और हर महाशक्ति ने अपने प्रभाव को दिखाने के लिए दूसरे गुट द्वारा जो प्रस्ताव थे उनको वीटो पावर से निरस्त करके कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की गरिमा को कम किया। उसके प्रभाव में जो एक डिक्लाइन आना चाहिए, जो आना था, वो आ गया। उसके बाद कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा। चूंकि शीत युद्ध में ज़्यादातर जो महाशक्तियां थी दोनों, उन महाशक्तियों का मूल उद्देश्य अपने प्रभाव और शक्ति को बढ़ाना था, और इसके लिए उन्होंने सैन्य ताकत और शस्त्रीकरण के बढ़ाने पर जोर दिया। फलस्वरूप उनके देश में कल्याणकारी राज्यों की, और जिसको हम बोलते हैं, उसकी उपेक्षा हुई। जनता के हितों की योजनाओं को धक्का पहुंचा। इसके अतिरिक्त उनके साथ जो उनके गुटों में जो छोटे मोटे राष्ट्र थे, जो छोटे राष्ट्र थे, उन्होंने भी अपने संसाधनों का प्रयोग शस्त्रों की होड़ में और सुरक्षा संबंधी योजनाओं में किया। अतः ऐसे छोटे देशों में जहाँ पे कि जन कल्याणकारी योजनाओं की बहुत ज़रूरत थी, उनमें भी जन कल्याणकारी योजनाओं को एक धक्का पहुंचा। इस तरह से हम देखते हैं कि शीत युद्ध का जो समय था, उस समय में मूल रूप से देखा जाए तो विश्व दो गुटों में विभक्त हो गया। दोनों ही गुट सैन्य शक्तियों और सैन्य गुटों से लैस थे। शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। परमाणु युद्ध की आशंका फलवती हुई। छोटे छोटे देश भी शस्त्रीकरण की होड़ में आ गए। कल्याणकारी जो योजनाएं होनी चाहिए थी नव स्वतंत्र देशों में, जहाँ पे जनता की योजनाओं को ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए थी, उसकी जगह वहाँ पर सैन्य शक्ति और शस्त्रीकरण को तवज्जो दी जाने लगी। और विश्व में कहीं न कहीं एक, हम कहें कि जो एक भाईचारा या जो देशों का विकास था, वो बाधित हुआ। साथ ही हम देखते हैं कि शीत युद्ध किस तरह से लड़ा जाता था, यानी साधन क्या थे। तो पहला, प्रचार, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करके, शत्रु राष्ट्र के प्रति घृणा फैला के और अपने राष्ट्रीय आदर्शों को आगे बढ़ा के ये युद्ध लड़ा गया। शक्ति प्रदर्शन, समय समय पर अपनी सैन्य शक्ति और अपने प्रभाव का प्रदर्शन करके शत्रु राष्ट्र को भयभीत करना, एक इसका एक साधन था, तरीका था। अपने समर्थक बढ़ाना,
मैत्री संधियाँ करके, सैनिक संधियाँ करके विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा समर्थकों की फौज करना इसका एक साधन था। उसके बाद दूसरे देशों के लिए के प्रति जासूसी करना, उनकी योजनाओं पर पैनी नज़र रखना, जासूसी करके, और फिर कूटनीतिक साधनों से एक दूसरे को नीचा दिखाना और एक दूसरे को पटकने देना। इस तरह से ये युद्ध लड़ा गया था। एज इट इज़ इंग्लिश में इसके इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इफ़ेक्ट्स आए आप देखेंगे, समझ में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कोल्ड वॉर के जो फाइनली 90 के बाद शीत युद्ध खत्म हो गया, विश्व जो बाईपोलर था वो कहीं न कहीं देखा जाए तो यूनिपोलर या फिर एक ध्रुवीय विश्व बनने के रास्ते पर चल पड़ा था। तो शीत युद्ध में जो शिथिलता आई या जो समाप्ति हुई, इसके पीछे क्या कारण रहे, क्या परिस्थितियाँ उस समय रही, ये हम नेक्स्ट अपने चैप्टर में बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।